सारे काम आप देखते हैं और एक नेशनल थिंक टैंक का आपका रोल है। कई सारे राज्यों में हमारा देश संघ राज्य है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा हमने स्वीकार किया है। राज्य अपने अपने तरीके से चलते हैं। कुल मिलाकर पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का सब्जेक्ट है, राज्य का विषय है। परंतु ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त मोटिवेशन वाली और मोटिवेटेड करने वाला लीडरशिप हर राज्य की पुलिस को प्राप्त हो। कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। मेरा भी अनुभव है, मैं देखता हूं कई बार मोटिवेशन और मोटिवेशन देने वाली और मोटिवेटेड लीडरशिप जब मिलती है तब तो अच्छा कर लेते हैं, मगर कई बार नहीं मिलती है, तब ग्राफ नीचे आने लगता है। तो बीपीआरएनडी का ये दायित्व है कि ग्राफ कभी नीचे ना आए, ग्राफ ऊपर 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 चलता है। और वो कब होता है? जब व्यवस्थाओं को हम इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। व्यवस्थाओं को संस्थागत करना चाहिए। व्यवस्थाओं को कानून के महज एक नियमों के बंधन में बांधने की जगह स्वतः व्यवस्था एक नेचर बननी चाहिए, व्यवस्था एक स्वभाव बनना चाहिए। पूरे पुलिस बल का, कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक का। जब एक व्यवस्था स्वभाव बनता है तो इसके लिए कोई पुस्तक बनाने की जरूरत नहीं है, कोई पुस्तक छापने की भी जरूरत नहीं। मेरा मतलब ये नहीं कि सारे पुस्तक छापे वो निरर्थक है, मगर हमने वो आइडियल कंडीशन की ओर जाने का एक लक्ष्य रखना चाहिए कि नेचुरल कोर्स में समय के साथ साथ देश भर के सभी राज्यों के कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक का पुलिसिंग का कंसेप्ट एक हो, एक वाक्यता हो और सबको अपनी अपनी भूमिका की स्पष्टता हो। और ये काम एक डिटेल ट्रेनिंग के बगैर नहीं हो सकता है। और ये काम बीपीआरएनडी ने थिंक टैंक के नाते करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हमारे देश में पुलिस की शुरुआत कोतवाली से हुई, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने थानेदार बनाए, भारतीय पुलिस की मूल नींव रखने का काम किया। मगर उस वक्त पुलिस की रचना के पीछे राज्य का रक्षण करने की सोच थी, जनता का रक्षण करने की सोच नहीं थी। उनका राज यहां बना रहे इसलिए पुलिसिंग की व्यवस्था को रखा और पुलिस का एटीट्यूड भी उसी तरह से बनाया था कि भाई आप आईपीसी सीआरपीसी देखिए तो पहले राज्यद्रोह आता है, उसके बाद में मानव वध आता है। वो मेंटालिटी बताता है लेजिस्लेटर की कि भाई मेरा रेलवे को नुकसान करेगा वो गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद में मानव वध आता है। सरकार के खिलाफ कोई द्रोह करेगा वो गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बाद मानव वध आता है। वो उनकी मेंटालिटी को बताता है। अंग्रेजों के समय में जो पुलिस की रचना की, इसका मूल आशय उनके राज को बरकरार रखना था। आजादी के बाद सरदार पटेल ने, हमारे पहले गृह मंत्री ने उसको एक अलग शेप देने का प्रयास किया, एक अलग कंसेप्ट हम लोगों के सामने रखा। पहले क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए, आजादी के खिलाफ, आजादी के लिए जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन होते थे उसको दबाने के लिए पुलिस का उपयोग होता था, उनके खजाने के रक्षण के लिए होता था। सरदार पटेल ने पहली बार पुलिस को लोगों की सेवा के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए और लोगों के मानव अधिकारों के रक्षण के लिए एक पहल सरदार पटेल ने की। और मुझे बहुत संतोष भी है, आनंद भी है कि इतने सालों के बाद, 7 दशक के बाद हमारी पुलिस ने बहुत अच्छी मंजिल इस दिशा में काटकर आज हम यहां बैठे हैं। मेरा बचपन गांव में गया, कभी भी कोई थोड़ी बहुत भी चहल पहल हो जाती थी, कुछ दंगे जैसा हो जाता था, गांव में सब लोग इकट्ठा हो जाते थे और सिर्फ 2 हवालदार हाथ में डंडा लेकर आते थे, 500 लोगों को शांति हो जाती, पुलिस आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। ये भरोसा आज पुलिस ने खड़ा किया है।
और ये भरोसे को आगे ले जाना है। जमाना बदल रहा है, हमारी चुनौतियां भी बदल रही है और चुनौतियों को उसका सामना करने के लिए पुलिस को मॉडर्नाइज करने की दिशा में भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आज जब मैं यहां पर खड़ा हूं तब आप सबको याद कराना चाहता हूं कि देश की आंतरिक सुरक्षा को बल देने के लिए, देश को आंतरिक रूप से सुरक्षित करने के लिए अब तक लगभग 34,800 से ज्यादा पुलिस जवानों ने अपनी सर्वोच्च बलिदान, अपना जान का बलिदान दिया है। तब जाकर ये पुलिस की साख बनी है जिसको हमें आगे बढ़ाना है। जब काम करते हैं तब मालूम नहीं होता, परंतु एक व्यक्ति का बलिदान जब होता है तब हमें इसकी अहमियत मालूम होती है कि 34,000 लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश को आंतरिक रूप से सुरक्षित करने के लिए दिया है और इसी का नतीजा है कि पुलिस की ये साख बनी है। मेरा मानना है कि उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। पुलिस रिफॉर्म्स एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका कभी अंत नहीं होने वाला है। चुनौतियां जैसे बदलेगी, इसको अलग तरीके से पुलिस रिफॉर्म को हमने आगे बढ़ाना पड़ेगा। मगर पुलिसिंग में रिफॉर्म वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसको नए सिरे से बीपीआरएनडी ने डिजाइन करना पड़ेगा। पुलिस रिफॉर्म और पुलिसिंग में रिफॉर्म दो में बहुत बड़ा अंतर है और मुझे लगता है पुलिसिंग में रिफॉर्म की भी जरूरत है। एक पूरा पुलिस का नजरिया कानून और व्यवस्था को टैकल करने का हमने बदलना पड़ेगा। गृह मंत्रालय अभी इस पर अलग अलग स्तर पर काम कर रहा है, कुछ योजनाएं मेरे मन में भी है, कुछ अधिकारी भी उस पर काम कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि इस दिशा में भी बीपीआरएनडी ने सोचना चाहिए। कानून में जो जरूरी बदलाव है वो सरकार करेगी ही, उसमें कोई गोता ही सरकार की ओर से नहीं बनाई जाएगी, परंतु पुलिस के अंदर और पुलिसिंग के अंदर रिफॉर्म वो बीपीआरएनडी की जिम्मेदारी है और इस दृष्टि से नए दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले कौमुदी जी मुझे मिलने आए थे। मैंने उनको कहा है कि सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर आमूलचूर परिवर्तन करने के लिए देश भर में एक कंसल्टेटिव प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, सबके सजेशन लेने चाहिए और ये सबके सजेशन का डॉक्यूमेंटेशन कर वो गृह विभाग को एक अपना संकलित सुझाव भेजे। तो सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर बहुत समय से बदलाव नहीं हुआ है, इसको करने के लिए हमने आगे बढ़ना चाहिए। और जो कंप्यूटराइजेशन हुआ है हमारे यहाँ, वो भी कई जगह पिसमिल हुआ है। कुछ राज्यों ने एनआईसी का कंप्यूटराइज प्रोग्राम आने से पहले अपने यहाँ कंप्यूटराइज कर दिया था। हमारा ही राज्य गुजरात, उसमें एनआईसी का आने के पहले कंप्यूटराइजेशन हो चुका था। कुछ लोगों ने जो पहले कंप्यूटराइजेशन किया है उसमें काफी कुछ अच्छा पड़ा है। अब एनआईसी का भी सॉफ्टवेयर आ गया। मुझे लगता है कि सारी अलग अलग जगह पे जो काम हुआ है इसको एक बार फिर से ऊपर से किसी को देखने की जरूरत है और वो बीपीआरएनडी ही कर सकती है, इसका मुझे भरोसा है। इस दिशा में भी बीपीआरएनडी ने आगे बढ़ना चाहिए।